हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? चलनी चाहिए, आखिरी दम तक चलनी चाहिए। ठीक है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मैं हूं दीपक ठाकरे, आपका फिजिक्स कोच। और आज हम लोग 12th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस, और फील्ड का मतलब होता है, अब फील्ड का मतलब क्या होता है कि यार क्रिकेट खेल रहा हो तो क्रिकेट का फील्ड हो गया, मतलब सारे क्रिकेट के नियम उसी बाउंड्री के अंदर लगेंगे। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर कुछ इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्जेस एंड इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस कैसा होगा? ये एक 3 डायमेंशनल 3D स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? कहां तक वो अपना फोर्स लगा सकता है, कहां तक अपने ऑर्डर्स दे सकता है? वो उस पर्टिकुलर स्टेट तक दे सकता है। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उस कंट्री के लिए अपना जो भी फोर्स लगा सकता है वो लगाएगा। और उसी प्रकार जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक चार्ज भी जो होता है ना, उसका एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब क्या होता है? आजकल के यूट्यूब है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका जितना ज़्यादा ऑरा उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर। तो हम ये बोल रहे हैं कि हर एक चार्ज का एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जो 3 डायमेंशनल होता है, एक स्पेस में होता है। राइट। तो इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है ये कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि अपने पास सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो जो ये वाला चार्ज है इसको अपन बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज। और इसका इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए हमारे पास होता है एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्यों आया? ये टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन का मतलब, कन्वेंशन का मतलब होता है रूल के हिसाब से। जब भी ये सब कुछ बना, ये थ्योरी बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो हमने बोला कि टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, हमने डिफाइन कर दिया इसको। सही बात है बेटा। अब क्या हुआ है, ये चार्ज अगर इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब डॉन है, होता है ना, हर गली में एक डॉन होता है, हर गली में एक कुत्ता भी होता है। ठीक है। तो अगर ये डॉन है, तो इस डॉन के इन्फ्लुएंस के बाहर है, या फिर इस डॉन का कितना चलता है, कितने एरिया में उसका दबदबा है, ये अगर चेक करना है तो इस टेस्ट चार्ज को भेजना पड़ेगा। तो टेस्ट चार्ज वो खुफिया चार्ज है, वो अगर भाई के इलाके में घुसेगा, यहां तक जाएगा। अगर इस पे कोई मार नहीं पड़ी, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा? ये भाई का इलाके के बाहर है। लेकिन जैसे ही ये इसके इलाके में एंटर कर जाएगा, क्या होगा? इस पे फोर्स पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो कूलम्स लॉ लगता है ना। देयर इज कूलम्स लॉ, या फोर्स ड्यू टू कूलम्स लॉ, है ना, बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। भले ही ये एक छोटा सा चार्ज है, लेकिन इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने की वजह से इस पे फोर्स जरूर लगेगा। अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा। एंड
this is the force which is experienced, the charge has experienced this force due to close proximity and this distance is r. अरे हाया ना, ये जो डिस्टेंस है जितना कम होगा उतना क्या फोर्स बढ़ जाएगा. कूलम्स लॉ हमें यही बोलता है. क्या बोलता है कूलम्स लॉ? पढ़ा है आपने सबने. कूलम्स लॉ गिव्स अस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा इसके बीच का कूलम्स लॉ. अरे हाया ना. तो जब ये चार्ज नजदीक नजदीक आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यही फोर्स जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, इसी को हम लोग फील्ड के रूप में देखेंगे. तो फील्ड क्या बोलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q, मतलब सोर्स चार्ज, इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज. डेफिनेशन बनाते समय हमने कैसे बनाया? क्यू नॉट चार्ज कितना मार खाएगा, क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स झेलेगा, कितने दूर तक फोर्स झेलेगा, ये चीज बताती है कि कितनी बड़ी फील्ड है. समझ में आया बेटा? तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3-dimensional 3D sphere of influence in which a test charge experiences an electrostatic force, an electrostatic force. अरे समझा कि नहीं समझा? मतलब फील्ड के अंदर चार्ज घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज अगर आ गया तो उस पर फोर्स लगा, जहां तक उसको फोर्स लगा वहां तक उसकी फील्ड है. जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है तो महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वहां तक उसका फोर्स चलेगा, उसके बाहर तो नहीं चल सकता. अरे हाया ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3-dimensional स्पेस. तो इस केस में अपन 3-dimensional केस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो फोर्स अपॉन चार्ज आई. तो अगर पहले स्टार्टिंग में अपन इसको यूनिट चार्ज, तो इसका एसआई यूनिट अगर लिखे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? एसआई यूनिट फोर्स का कितना है? न्यूटन. और चार्ज का कितना है? कूलम. सीजीएस यूनिट अगर लिखने जाएंगे हम लोग, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन के जगह क्या आएगा? डाइन. और यहां पर आ जाएगा ESU. ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. या फिर आप लिख सकते हो ESU के जगह भी आप लिख सकते हो कि डाइन. ESU के जगह लिख सकते हो आप स्टैट कूलम. अरे हाँ या ना, स्टैटिक चार्ज के लिए लिखते हैं. या फिर लिख सकते हैं डाइन बाय FR. FR क्या है? फ्रैंकलिन. तो 1 ESU इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन होता है. ये नाम दिया गया है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. तो उनके नाम पे दिया गया है. उनका एक एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी फेमस है, आपने कभी पढ़ा होगा. दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज काइट एक्सपेरिमेंट. तो कभी आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए. सर बेंजामिन फ्रैंकलिन इनके नाम पे ये फ्रैंकलिन, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज का यूनिट है ना, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये दिया जाता है. ठीक है, समझ में आया बेटा? तो दिस इज द रिलेशन. तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3-dimensional स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड अ चार्ज वेयर अ स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ में आया बेटा? तो ये नोट कर सकते हैं आप. समझ में आया? ये दो चीजें हमने देखी है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपने किया, और फिर आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन ने दिया फोर्स डिवाइडेड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एफ की वैल्यू लिख सकते हैं आप के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, क्योंकि ये कैपिटल क्यू है. इसके आर डिस्टेंस दूरी पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आया, ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया था. तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर रिपेल करेंगे. अरे हाँ या ना, फोर्स लगेगा. ये हो जाएगा के क्यू बाय, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा क्यू नॉट. तो क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज को आप लिखेंगे तो क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो आप बोल सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी फील्ड की वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. सर समझा क्या? तो एक 3-dimensional स्पेरिकल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है. समझ में आया? तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में आप अगर देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखना है तो हमें यह पता है कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये चार्ज की वजह से यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो है ना अवे फ्रॉम दिस चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज के दूर है ना। ये आपका उसका पोजिशन वेक्टर बोल दो, बराबर। तो आप ऐसा लिख सकते हो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ये जो है पोजिशन वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर, सॉरी ये यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ऐसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू है ना के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जब भी हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर आर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब इंटू वॉट, वेक्टर आर। अरे समझा कि नहीं समझा, दिस इज द रिलेशन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो ये जितना भी है, तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप लिखिए, ये आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, है ना, जब भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में आपको एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और एकदम तूफानी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्ट लगाए जाते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों का एक ही कोर है, दैट इज दिस। समझ में आया बेटा? तो दिस इज द रिलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जब चार्ज आते हैं, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली वन चार्ज था, ओनली वन चार्ज था, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहलाता है, क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी मैं ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस ले लेता हूं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्जेस ले लिए मैंने, और मैं ये बोलता हूं कि वी हैव अ पॉइंट P, यहां पर पॉइंट P ले लिया मैंने। तो मुझे ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको मैं बोल देता हूं सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां पर क्या हो जाएगा, एक रिपल्शन का फोर्स आएगा। क्यों रिपल्शन का ही क्यों आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पे बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? पॉइंट P पे क्या रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया क्या? अब ये Q2 चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, और ये n चार्ज है Qn, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस रखेंगे, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी En। ठीक है, तो हमने ये जो वेक्टर की डायरेक्शन दी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, तो हम ये बोल रहे हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, दैट इज ड्यू टू, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे बहुत सारे चार्जेस की वजह से फील्ड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ड्यू टू सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो मैं लिख देता हूं यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is a vector sum of all the electric fields due to
पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ दिस। समझा बेटा? दिस इज द रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड एन नंबर ऑफ चार्जेस, इन सबका क्या करना है आपको? वेक्टर सम करना है। तो अभी वेक्टर आया, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उनके बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप क्वेश्चन से बेटर तरीके से समझ सकते हो। समझ में आया बेटा? तो दिस इज द, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म इन विच यू कैन स्टडी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए क्या हो रहा है। तो अब मैं ये बोलता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, कि अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे मैंने यहां पर Q और यहां पर Q चार्ज रखा हुआ है। लेंथ L ले लिया मैंने इनों का, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अरे हाया ना? समझ में आया क्या? तो यहां पर हमें इस वर्टेक्स पे, ठीक है, कोई एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, नहीं भी रखते हैं तो भी हम ले लेते हैं। तो आपको बोला गया है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए बोल देता हूं मैं इसको। क्या हो जाएगा बेटा? ये वर्टेक्स ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, तो बी और सी पे सेम नेचर के चार्ज है। ए पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज रख सकते हैं, अगर वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर आई, सॉरी ड्यू टू कौन सा पॉइंट है ये? बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी यहां पर आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी यहां पर आई। तो ये दोनों एंगल्स कितने हो गए? 60 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मुझे निकालना है, एट पॉइंट A मुझे निकालना है, एट पॉइंट A क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। अरे समझा कि नहीं समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B का मतलब होता है चार्ज यहां से इधर, और चार्ज यहां से इधर क्या लगाएगा? अपना इन्फ्लुएंस लगाएगा, है ना? तो आप लिख सकते हो इसको। आप लिखेंगे क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये हो जाएगा के क्यू बाय एल का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, के क्यू बाय एल का स्क्वायर। सही बात है? तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो आप लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी कॉस ऑफ थीटा। अरे हाया ना? दिस इज द रिलेशन। अगर ये रिलेशन है तो आप लिख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ये हो जाएगा ई का स्क्वायर प्लस ये भी ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई इंटू ई। सही बात है बेटा? और ये हो जाएगा कॉस ऑफ कितना? 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2e स्क्वायर, ई और ई, और ये cos 60 हो जाएगा 1/2। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो ये बन जाएगा 3e स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा? फाइनली जो आपको आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी इक्वल टू e टाइम्स ऑफ √3। e√3 आंसर आएगा। बराबर है? तो e√3 मतलब e की वैल्यू इन दोनों के लिए हम इसको कॉमन बोल देते हैं e, क्योंकि दोनों के वजह से फील्ड कैसी है? सेम है। दोनों की वजह से फील्ड सेम है ना? तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू √3, के क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू √3। तो दिस विल बी योर आंसर। और यहां पे अगर आप इसका रिजल्टेंट देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री था।
तो इन दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे निकलेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी E√3। क्या हो जाएगी बेटा? E√3। तो ये भी E है, ये भी E है, बीच में एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री एंगल होगा। तो आपको डायरेक्शन भी पूछा जाता है और आपको उसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? तो ये जो रिलेशन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए, इस तरह से आता है। तो आपने क्या किया? वेक्टर सम ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड किया। समझ में आया बेटा? तो इसको छाप लीजिए, इसको लिख लीजिए, काम में आएगा आपके, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो। नाउ ये क्वेश्चन लिया है हमने सेम, अभी जो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ना, उसके वजह से जो ये बन रहा है क्वेश्चन। तो कैसे बन रहा है ये क्वेश्चन बताइए? आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए साइड में खिसका देता हूं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिख रहा है आपको। चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, तो इधर, इधर और इधर, मतलब ए बी सी तीनों कॉर्नर पे रखा गया है। और फिर क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालना है। अब सेंट्रॉइड पे निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है सामने से, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब तीनों डिस्टेंस सेम है ऑब्वियसली। सेंट्रॉइड पे हम क्या रखते हैं? सेंट्रॉइड पे जहां कुछ नहीं है वहां पर क्या रखेंगे? हम लोग टेस्ट चार्ज रख सकते हैं। समझा बेटा? आपको टेस्ट चार्ज रखना है वहां पर, ठीक है? तो मुझे बताओ, इस टेस्ट चार्ज को, ये जो ए पे रखा गया प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई, बराबर। ये बी पे रखा गया है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। तो बी पे रखा गया जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको इधर धक्का देगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। और सी पे रखा गया चार्ज ये इधर धक्का देगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। तो बेटा देखो सिमेट्री आती है, तो सिमेट्री जब आती है तो हम लोग लिखते हैं कि ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया क्या? तो आप अगर देखें कि जब भी कोई सिमेट्री आती है तो हर बार क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा अगर मैग्नीट्यूड इनका सेम है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी दो सेम वेक्टर्स में एंगल 120 डिग्री होता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है, वो वैल्यू आती है ई। तो ये भी ई है, ये भी ई है, तो इन सबको कैलकुलेट करके नेट जो फील्ड आएगी आपकी वो आएगी ज़ीरो। कितनी आएगी बेटा? ज़ीरो। तो आप इसको सॉल्व करके देखना है एक बार, तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी आपको? वैल्यू आपको आने वाली है ज़ीरो। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी। सिमेट्री से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप ऐसा भी बोलेंगे, कुछ लोग बच्चे बोलेंगे कि सर लैमिस थ्योरम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि अगर आपने नेट फील्ड निकाली किसी भी दो वेक्टर्स की, तो पहले तो आप तीनों को ऐड कर लो, वेक्टर सम करना है आपको। फिर किसी दो को मैग्नीट्यूड ले लो, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस ऑफ थीटा। ये रिलेशन लगा लेना तो आपको नेट फील्ड आ जाएगी दोनों की, इससे आपका रिलेशन बन जाएगा। समझ में आया बेटा? पक्की बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नीट में वगैरह भी आए हुए हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक सवाल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, आपको बोला गया कि 6 पॉइंट चार्जेस है। कितने? 6 पॉइंट चार्जेस। अगर मुझे ये 6 वर्टेक्स दिए हुए हैं, क्या है ये? रेगुलर हेक्सागन है। क्या है बेटा? ये रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक का डिस्टेंस 1 मीटर लिया गया है। कितना दिया गया है? 1 मीटर। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है, ये भी कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, सबका डिस्टेंस 1 मीटर है। अरे समझा कि नहीं समझा? पक्की बात है बेटा? तो 1 मीटर डिस्टेंस है सबका, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है सेंटर, ठीक है ना? अब इस पे चार्ज अगर सेम होते तो क्या होता? फील्ड जीरो होता।
अरे हाँ या ना, पिछले क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि सिमेट्री आ जाती, बराबर। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, ये 3 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, 1, 2 और 3, और ये जो है ये 3 निगेटिव चार्जेस है, 1, 2 और 3। अरे समझा कि नहीं समझा? तो अगर आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल। और ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल। तो 3 चार्जेस जो दिख रहा है ओ पे, देखो ओरिजिन बना रहा हूं मैं, कितना दिख रहा है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। सही बात है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम निकालो, ठीक है। एक इधर, इधर और एक इधर, समझ में आया, ये 3। और जो बाकी 3 है, दिख रहे हैं आपको, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये भी यहां पे बैठा हुआ जो टेस्ट चार्ज है इसको तो अपनी तरफ खींचेगा ना, 1, 2। अब मुझे बताओ, सेंटर से लेके जो वर्टाइसेस पे चार्जेस रखे गए हैं, सबका डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम, तो फील्ड भी तो सेम। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताइए, ये जो बाकी के 3 रखे गए हैं, ये भी तो अपनी तरफ ही खींचेंगे ना इसको। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पे 2-2 चार्ज, 2-2 फील्ड्स है। क्या है? 2-2 फील्ड्स है। तो Q के वजह से उधर और -Q से भी उधर, तो यहां पर 0 नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? 0 नहीं होगा। तो अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो हमें यह पता है, हमें पता होना चाहिए कि जब भी वर्टाइसेस पे आपको ये मिलता है, रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन के वर्टाइसेस का ये पूरा एंगल कितना होता है? 120। सिमेट्री से यहाँ पे हर एक जगह पर आपको एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ये एंगल हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री वाला एंगल बन जाता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे ये पता है कि ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया? तो आप हमेशा ध्यान रखो बात कि अगर एंगल दो वेक्टर्स के बीच में, आप देखो ये 2e है और ये 2e है, इनके बीच का, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 60 और 60 120 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स के बीच में, सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस ऑफ 120 हो जाता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह बन जाता है 2e स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर, और यह बन जाता है कॉस 120 हो जाता है -1/2। -1/2 जब हो जाता है तो ये 2 को मार देता है, तो आपको वैल्यू मिलती है 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। मतलब अगर आप लिखे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा √e स्क्वायर। मतलब वैल्यू सेम ही आती है। तो जो वैल्यूज का के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो वहां पर सेम वैल्यूज आती है बेटा। मतलब 120 डिग्री होगा तो दोनों का रिजल्टेंट भी सेम आएगा। 2e है तो 2e आएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहां आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर बीच में, ठीक है ना, यहां पर बीच में, मतलब यहां पर 2e का रिजल्टेंट भी 2e प्लस इसका खुद का रिजल्टेंट 2e। मतलब नेट जो आपकी फील्ड है वो कितनी हो गई बेटा? नेट फील्ड जो हो गई आपकी 4 टाइम्स ऑफ ई हो गई। कितनी हो गई? 4 टाइम्स ऑफ ई। ये समझ रहा है क्या? 4 टाइम्स ऑफ ई हो गई है। 4 टाइम्स ऑफ ई कैसे हुई? फिर से देख लो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइंड कर लेना, इसको पॉज करके समझ लेना। तो मुझे बताइए कि यहां पर अगर नेट फील्ड आपकी ई नेट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4e है, तो आप लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4e। 4e समझ में आ रहा है आपको? 4e तो कितना हो जाएगा ये बेटा? 4 इंटू कितना होगा? k। एक चार्ज है q डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि सबका डिस्टेंस 1 1 1 है, तो आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4kq बराबर। और k की वैल्यू कितनी होती है? हमने देखा है q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के लिए, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है? फ्री, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो 4 ने 4 को मार दिया तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा q बाय
पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा बेटा? Q बाय पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब सब चार्जेस सेम है। जीरो कब होगा? जब सब चार्जेस सेम है। तो यहां पर दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा वेक्टर है ना, थोड़ा सा आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, एंगल्स लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई वैल्यूज आएंगी। समझ में आया बेटा? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम मेहनत से पढ़िए इसको, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।